हाय गाइस, तो आज हम देख रहे हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो सेम फीलिंग अमंग लार्जर पॉपुलेशन ऑफ एनी लैंड मास, यानी कि किसी भी लैंड मास पे रह रही पॉपुलेशन जो है उसकी लार्जर पार्ट में यदि कोई सेम फीलिंग डेवलप हो जाए तो उसे नेशनलिज्म कहा जा सकता है। इसको और आसानी से समझा जा सकता है अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें। तो बैकग्राउंड ये है कि 1857 के रिवोल्ट से पहले पहले ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी टेरिटरीज इंडिया में एक्वायर कर ली थी, लाइक बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, इससे पहले क्या था कि इतना बड़ा एरिया किसी भी राजा या जो भी कंट्रोलर आप समझ सक कह लें, या पॉलिसी मेकर जो भी आप कहना चाहें कह लें, उसके अंडर नहीं आया था। अगर आया था किसी के तो वो थे अशोका द ग्रेट, लेकिन उस टाइम का सोशल सिनेरियो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। ठीक है, अब क्या है कि अगर ब्रिटिशर्स कोई पॉलिसी बनाएंगे बंगाल के लिए, वही पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट सेम टू सेम होगी मद्रास में और वही होगी बॉम्बे में। तो जिस तरीके से बंगाल के लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सेम इम्पैक्ट मद्रास में पड़ेगा, सेम इम्पैक्ट पड़ेगा आपका बॉम्बे के लोगों पे। ठीक है, अब क्या है, जब लोगों का सेम इम्पैक्ट पड़ेगा तो लोगों को पता लगेगा। और ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी बना रहे थे वो इंडियंस की बिल्कुल एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी उनकी, वो एक तरीके से शोषण करना चाह रहे थे। ठीक है, करना चाह नहीं रहे थे, इनफैक्ट वो कर ही रहे थे। अब क्या है कि जो समाज में जो भी लोग अलग अलग रह रहे होते हैं, सपोज अलग अलग क्लास बटी होती हैं सोशल। ठीक है, अब क्या है तो हम देखते हैं किस तरीके से वो इम्पैक्ट हुई क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीजेंट्स को। पीजेंट्स यानी कि किसान, इनका दोनों लोग शोषण कर रहे थे। एक तो ब्रिटिशर्स इनका शोषण कर रहे थे, दूसरा इनका शोषण करने वाले थे वो थे मनी लेंडर्स। इन्हें ब्याज पे पैसा देते थे, मतलब इन पे, और बहुत सारा इन पे टैक्स लगाते थे ब्रिटिशर्स, जिसके कारण क्या होता था कि वो मनी लेंडर से पैसे लेने पे मजबूर हो जाते थे ताकि उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखल ना कर दिया जाए, यानी कि उन्हें अपनी ज़मीन से एविक्ट ना किया जाए। ठीक है, अब क्या था, दूसरे जो लोग थे वो थे आर्टिजन्स, यानी कि कलाकार। आप जो भी समझ लो, जो हाथ से अपनी कलाकारी, हाथ की कला दिखा के जो भी कुछ अपना पैसा कमाते हैं, वो थे। और इनका क्या था कि इनके बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म कर दिया था कि कॉटन की जो डिमांड थी वो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। कॉटन की जब डिमांड बढ़ गई तो इंडियन मार्केट में कॉटन का प्राइस भी शूट अप कर गया था, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया था। और उसका रीज़न ये था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्री लग चुकी थी, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, और वहाँ जो कपड़ों की मिलें थी वो लग गई थी, क्लॉथ मिल्स। उनसे क्या होता था कि यहाँ से वो रॉ मटेरियल कॉटन ले जाके वहाँ से फिनिश्ड गुड्स ला के फिर इंडिया में बेच दिया करते थे वो और महंगे पैसों में। ठीक है, अब सपोज करो कि ये आर्टिजन है कोई, ये जो अपने हाथ से चला रहा है, ये बुनकर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये इंडियन मार्केट में गया कॉटन लेने, सपोज कॉटन बिक रहा है 50 रुपये किलो। अब क्या है कि इसने लिया कॉटन 1 किलो, अब कम से कम ये 20 रुपये की इसकी मेहनत हो गई। अब ये उस चीज़ को अगर 80 रुपये में नहीं बेचेगा तो इसका काम कतई नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या है, वहीं ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का सीन ये था कि वो यहाँ से कॉटन ले गए महंगा करके, सपोज 50 रुपये की जगह वो और 60 में ले गए। लेकिन अब क्या है कि वो फिनिश्ड गुड्स लेके आए वहाँ से, अपने मशीन से तैयार किया हुआ, और मशीन से तैयार किया हुआ उसकी फिनिशिंग बढ़िया होगी, वो उन्होंने इंडियन मार्केट में बेचा के 100 रुपये में। अब जब 100 रुपये में उन्होंने उसको बेचा तो पब्लिक फिर भी वही लेगी, इसका नहीं लेगी 80 रुपये में। क्यों? क्योंकि इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, उस पर फिनिशिंग अच्छी है। अब क्या है, तो ब्रिटिशर्स महंगा खरीद के भी वो मुनाफा कमा ले रहे थे। ठीक है, तीसरे जो लोग थे वो थे फैक्ट्री वर्कर्स, यानी कि मजदूर। इनकी जो क्या है कि इनका कोई रूल फिक्स नहीं था कि इन पर कितना काम लिया जाएगा, कि इनके लिए कोई लॉज नहीं थे, इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक है, और इनकी जो डिमांड्स हैं वो सप्रेस कर दी जाती थी। अगर ये कुछ अपना यूनियन वगैरह इनके थे नहीं और बनाने के लिए हो हल्ला कुछ करें, हड़ताल वगैरह, तो इन्हें सप्रेस कर दिया जाता था लाठी डंडे मार पीट के। ठीक है, चौथे जो लोग थे हमारा एलीट क्लास, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो थे, उसे हम दो पार्ट्स में देखते हैं, एक तो बिफोर 1857, दूसरा आफ्टर 1857। तो बिफोर 1857 में क्या था कि एलीट क्लास जो एजुकेटेड क्लास थी वो बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, और ना, ठीक है, और ना ही इन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में कोई अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था। उसका हम बैकग्राउंड अगर देखें तो एलीट क्लास ये थी कि वोट्स डिस्पैच आया था, उसे हम सेपरेट वीडियोस में देख लेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए, वोट डिस्पैच आया था मैकॉले मिनट, जिसमें कि इंडियंस को भी एजुकेट करना था। ठीक है, अब क्या था कि उसमें ये था मैकॉले मिनट्स में कि 1% ऑफ इंडियंस को एजुकेट किया जाएगा, और इन 1% को जिम्मेदारी दे दी जाएगी ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत कि बाकी के रेस्ट ऑफ इंडियंस को एजुकेट कर दें। लेकिन इन्होंने किया ये कि जब ये एजुकेट हो गए तो ये ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा ब्रिटिश ये हो गए। ठीक है, जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं कि जिसे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात होगी इनकी एलीट क्लास की बिफोर 1857। अब आफ्टर 1857 देखते हैं कि क्या चेंजेस इनमें लोगों में आए थे। जब आफ्टर 1857 क्या हुआ कि इन लोगों ने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि ऑल द फैसिलिटीज आर इन ब्रिटेन बट नॉट इन इंडिया। भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि रूल तो इंडिया पे भी ब्रिटिशर्स का ही और ब्रिटेन में भी ब्रिटिशर्स का ही रूल है। तो जब सेम रूलर है तो पॉलिसीज़ भी जब ब्रिटेन के लिए आप अच्छी बना सकते हो, लेकिन इंडिया के लिए क्यों अच्छी नहीं बना सकते? तो ये इन लोगों ने सबसे पहले एनालाइज़ किया, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे तो यही एनालाइज़ कर सकते थे। बाकी के बेचारे किसान, आपको किसान या ये आर्टिशन हो गया, ये फैक्ट्री वर्कर हो गया, ये एनालाइज कैसे कर पाएगा जब इसे केवल अपना पेट पालने तक की फुर्सत है ही नहीं। जब पेट पालने से कुछ फुर्सत मिले उसके बाद कुछ आदमी दिमाग शांत हो, कुछ सोचे, तब तो एनालाइज करे कुछ। ठीक है, तो एनालाइज कर यही सकते थे एलीट क्लास, यानी कि एजुकेटेड क्लास। ठीक है, तो इन्होंने एनालाइज किया और इससे पहले इंडिया का जो था वो क्या था, इंडिया यहाँ पे
सेपरेट किंग्स के द्वारा रूल किया जाता था। जैसे छोटे छोटे किंगडम्स अपने लोगों ने बना ली और उन्हें अपना एक देश मान के बैठ गए और क्या था कि इस वाले किंगडम को इससे कोई मतलब नहीं था, इससे इसको मतलब नहीं था, यानी कि इनमें नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं थी एक तरीके से कि हाँ हम सब एक हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ऑल टुगेदर ही सब अपने आप को डिफरेंट ट्रीट करते थे कि हाँ हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ब्रिटिशर्स ही वन रूलर हैं, एक वही रूल कर रहे हैं सारी कंट्री पे हर जगह, ठीक है। यहाँ मद्रास में उनकी प्रेसिडेंसी है, यहाँ बंगाल में इनकी प्रेसिडेंसी है, यहाँ बॉम्बे में भी इनकी प्रेसिडेंसी है। अब क्या है कि सेम पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि यही सेम दुश्मन है हमारा, ठीक है। कॉमन एनिमी कौन हो गया सब लोगों का? ब्रिटिशर्स। अब क्या है कि इन्होंने एक चीज़ और की थी कि लैंग्वेज बैरियर रिमूव कर दिया था। वो ऐसी कि इन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। जब इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया तो क्या है कि यहाँ भी एलीट क्लास में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। अब वो एनालाइज करने लग गए थे, हर जगह एलीट क्लास के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी। अब क्या है कि जब एजुकेटेड जो पीपल हैं उन्होंने पास्ट को अपने को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे जो राजा हुआ करते थे, भले ही मुगल्स थे या कोई भी थे इससे पहले, उनकी पॉलिसीज़ क्या है कि वो ब्रिटिशर से बेटर थी हर एक मामले में। क्या था कि वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते थे, वो हमें अपना मानते थे। ये तो हमें अपना ही नहीं मानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है हर तरीके से। और अगला पॉइंट इन्होंने क्या किया कि लोकल वर्नाकुलर्स जो था उसमें मैगजीन छापनी स्टार्ट की इन एजुकेटेड पीपल्स ने, यानी कि लोकल लैंग्वेज में। सपोज यहाँ पे जो एजुकेटेड पीपल है, अब वो अपनी, और यहाँ पे कोई लैंग्वेज बोली जाती है, सपोज ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अगर यहाँ पे मराठी बोली जाती है। अब मराठी में यहाँ पे कोई एजुकेटेड बंदा है, अगर वो क्या करेगा अपनी मैगजीन छापना मराठी में स्टार्ट कर दे, लेकिन उसे तो इंग्लिश भी आती है ना। अब वो इंग्लिश में चीज़ें समझ के और अपनी बातों को, जो भी उसने एनालिसिस किया है या ब्रिटेन में देखा है कि ब्रिटेन में देखो अलग पॉलिसीज़ हैं, यहाँ की अलग पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे सुविधाएं हैं, तो अब उसने मराठी में छाप दिया। अब मराठी में क्या था, पहले लोगों को नहीं समझ आता था कि देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब क्या है कि मराठी में अगर छप गया तो मराठी के जो लोग थे, जो मराठी समझते हैं, उन्हें भी समझ आ गया कि देखो ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं। सेम क्या है कि मद्रास में यहाँ पे कोई तमिल बोलने वाला अगर बंदा है तो उसने क्या किया, और एक बंदा है जो एलीट क्लास का, उसे तमिल आती है, उसे इंग्लिश भी आती है, सेम उसने वही जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जैसे मैंने अभी आपको बताया वही अगर किया, अपनी मैगजीन छाप दी अगर लोकल वर्नाक्यूलर्स में, तो उससे क्या है कि पीपल यूनिफाई होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगा कि फीलिंग सेम है हर जगह के लोगों में देखो सेम फीलिंग्स आने लगी कि वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, इंडिया में नहीं है, ब्रिटेन में है। और भी कई सारी चीज़ें कि जो टैक्स लगा रहे हैं या हमारा शोषण कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, वो सारा कुछ था। और सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा हद तो तब कर दी थी जब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बिल्कुल एक तरीके से अटमोस्ट लेवल पर पहुँच गए थे। हर जगह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था। इवन क्या था कि ट्रेन कंपार्टमेंट्स भी इन्होंने अलग अलग बना रखे थे कि ओनली ब्रिटिशर्स का, आप इसमें जा सकते हो, इंडियंस इसमें जाएंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के में इंडियंस नहीं घुस सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि कुछ कंट्रोवर्शियल एक्ट्स और पास किए उन्होंने। एक तो आर्म्स एक्ट 1878 का पास किया, दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया। इससे पहले मैंने अभी आपको जो बताया था कि लोकल वर्नाकुलर में लोग अपनी मैगजीन छाप देते थे, जो एलीट क्लास या एजुकेटेड पर्सन्स जो थे वो वर्नाकुलर अपनी लोकल लैंग्वेज में छाप देते थे। तो अंग्रेजों ने कहा ये जो वर्नाकुलर आप छाप रहे हो यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेज में, वो नहीं छपेगी, बंद करो इसको। और इसको बंद कराने वाला था वायसरॉय लिटन, ठीक है। दूसरा था इल्बर्ट विल कॉन्स्पिरेसी नहीं, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो ये थी कि इसने क्या किया, इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन लेके आया था। लॉर्ड को ये भगवान नहीं, वहाँ के सांसद को एक तरीके से लॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि अलाउ किया इंडियन जजेस को टू टैकल द केस ऑफ यूरोपियंस ऑल्सो। इससे पहले क्या था कि जो इंडियन जजेस हुआ करते थे वहाँ, ठीक है, वो यूरोपियंस के केसेस को हैंडल नहीं कर सकते थे, यानी कि जब भी सुनवाई होगी तो उसमें इंडियन जज नहीं रहेगा अगर किसी यूरोपियन का केस है तो। और इसने क्या किया, इल्बर्ट विल ने, रिपन ने, कि अलाउ कर दिया इंडियन जजेस को। अब क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा सीवियर अपोजिशन फेस करना पड़ा इसको। जैसे देख रहे हो ब्रिटिशर्स एकदम गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा वी वॉन्ट अलाउ इट, हम इसे अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या है कि इसे फिर वापस लेना पड़ गया, तो ये भी कंट्रोवर्सी हुई बहुत ज़्यादा। तो अब क्या था, अब लोगों को समझ आने लगा कि देखो ये सारे हमारी ऑल दीज कॉमन इश्यूज, ये सारे इश्यूज हमारी कॉमन है। इससे लोग क्या है कि यूनिफाई होना स्टार्ट हो गए, ऑल दीज कॉमन इश्यूज यूनिफाइंग पीपल। अब जब यूनिफाई हो जाएंगे, अच्छा, अब जब लोग इकट्ठे होने लग गए तो अब क्या है कि लोगों ने कहा कि अब इसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग फिर इन लोगों ने एसोसिएशंस बनानी स्टार्ट की, ठीक है। अब एसोसिएशंस बनानी जो स्टार्ट की इन्होंने, तो सबसे पहली जो एसोसिएशन बनी उसमें वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में बनी बंगाल में। इसको बनाया था द्वारकानाथ टैगोर ने। ये थी किसके लिए, तो ये जमींदार्स के लिए थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब सबसे पहले आप सोचेंगे, देखो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना, ये जमींदार्स के लिए थी। जमींदार्स मतलब इनके पास बहुत सारी ज़मीन होंगी, और ज़मीन होंगी तो इन पर प्रॉस्पेरिटी होगी, तो इन्हें सोचने का टाइम मिल रहा होगा। ये तो नहीं कि अपने पहले रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स करने में तो ये बिजी होंगे नहीं कि हाँ चलो कहाँ से खाने की व्यवस्था होगी, इस बार फसल अच्छी होगी कि नहीं, वो तो इन्हें कोई मतलब नहीं था उन चीज़ों से, जमींदार्स को, है ना। अब क्या है कि जब इन पर प्रॉस्पेरिटी थी, तो जब प्रॉस्पेरिटी है तो वही प्रॉस्पेरस लोग ही आप ये समझो शुरुआत करेंगे एसोसिएशंस की, ठीक है। यही एलीट क्लास कह सकते हो आप इन्हें। और क्या है कि ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पहली
सोसाइटी या आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन कांग्रेस से पहले के हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन और ये 10-12 हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और एक क्वेश्चन आप ये तय मान लीजिए अभी बीपीएससी का जो टीचर रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें भी, और आगे कहीं भी आप जो समझ लीजिए बीपीएससी भी पूछता है, यूपीपीएससी भी को पूछता है इनसे क्वेश्चन, ठीक है। और यूपीएससी में तो क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ही कम चांस है कि वहाँ तो पैटर्न ही ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया है, तो लेकिन हाँ वहाँ हेल्प ली जा सकती है इन सबकी कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर देखिए, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी वो 1838 में बनाई द्वारकानाथ टैगोर ने, जो जमींदार के लिए बनी, ठीक है, बंगाल में सबसे पहले। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो बना वो बना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बनी 1843 में, ठीक है। इसे बनाया था जॉर्ज थॉमसन ने। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिर्फ इस नाम की वजह से, जॉर्ज थॉमसन, ठीक है, ये इसके साथ एसोसिएट थे। तो इसको आप जरा नहीं कुछ समझ आए तो रट के चले जाना, ठीक है। इनका एम क्या था? टू कलेक्ट द इन्फो ऑफ एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की जो एक्चुअल कंडीशन थी उसको कलेक्ट करना, उसके बारे में कि लोगों की क्या एक्चुअल कंडीशन है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना ही इनका एम हुआ करता था, ठीक है। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो इन दोनों को मर्ज करके बनी थी। तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इन दोनों लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी को मिला के एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, ये बनी 1851 में, ठीक है। अब देखो, तीसरी जो सोसाइटी बनी वो बनी बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1851 में, जो उन दोनों को मर्ज करके बनाई गई। किस किस को? लैंड होल्डर सोसाइटी को, ठीक है, और दूसरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो जॉर्ज थॉमसन ने बनाई उसको, ठीक है। अब क्या है कि ये बनी 1851 में। इसका क्या था एम? टू कन्वे द इंडियन इशूज़ टू द ब्रिटिश, यानी कि इंडियंस के जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें ब्रिटिश तक कन्वे कर देना। और इन्होंने क्या है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट की, और उन्होंने उसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये 6 मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे वो इन्हीं लोगों ने सजेस्ट करके भेजे थे, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने। जो चार्टर एक्ट 1853 में थे उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लोग जानते होंगे कि चार्टर एक्ट 1853 क्या है, या जिन्होंने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले से उन्हें मालूम होगा, और जो अभी नहीं जानते हैं वो आप ये समझ लीजिए कि 6 मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए थे, वो इन्होंने सिफारिश की थी उसकी, ठीक है। इनकी सिफारिश ही एक्सेप्ट हो गई थी, इसलिए ये सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखना है। चौथी जो सोसाइटी थी वो थी डेक्कन एसोसिएशन, ये बनी 1852 में। ये क्या है कि ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसी, यार इतने तो कंफ्यूजिंग नेम्स हैं इनके, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, इसकी क्या है कि डेक्कन ब्रांच थी, ठीक है। ये बंगाल से उठ के डेक्कन चलेगी ये ब्रांच, डेक्कन में ब्रांच इन्होंने खोलने की कोशिश की थी, तो वो थे इनकी एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, तो ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं ज़्यादा, बस एक बार को देख लेना कि यही था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1851 में थी, उसकी डेक्कन में ब्रांच खोली गई थी, वही थी डेक्कन एसोसिएशन 1852 में। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, मैं दो बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद बना रहे। पाँचवीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन क्या है? ये मद्रास ब्रांच थी किसकी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। जिस तरीके से ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था ये वाला, उसी की तरह तर्ज पे यहाँ मद्रास में भी एक बन गई कि मद्रास वालों ने कहा ये लोग अपनी मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं इंडियन इश्यू को ब्रिटिशर्स को, तो हम भी कन्वे करते हैं। मद्रास वालों ने कहा ठीक है, इन्होंने कहा हम भी अपने इश्यूज़ ब्रिटिशर्स को कन्वे किए देते हैं, तो इस वजह से इन्होंने भी उसकी देखा दुनी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना ली। छठी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एसोसिएशन, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बॉम्बे एसोसिएशन जिसकी बॉम्बे ब्रांच थी, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि जैसे कलकत्ता वाले पहुंचा रहे हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना के, और मद्रास वाले पहुंचा रहे हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना के, तो हम भी एक बॉम्बे एसोसिएशन बना लेते हैं सेम टू सेम। कि हम भी क्या करेंगे, इनको गवर्नमेंट को बताएंगे कि सोसाइटी में क्या क्या ईविल्स हैं, बुराइयां हैं, उन सब के बारे में गवर्नमेंट और अपने मैसेजेस कन्वे कर देंगे। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से इसलिए होने लगा क्योंकि इन्होंने सजेस्ट किया था आइडिया ऑफ हैविंग इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सजेस्ट किया कि इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना चाहिए, तो वो था बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। सातवां हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये तो बहुत सिंपल है, मोस्टली लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। ये 1866 में कहाँ बनी? लंदन में। ईस्ट इंडिया क्यों? क्योंकि लंदन इधर है, यहाँ लंदन है, यहाँ इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया है इधर, यहाँ लंदन है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ईस्ट में पड़ेगा, तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वहाँ दादा भाई नेहरू ने इसको फॉर्म किया था, ठीक है, 1866 में। अब क्या है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इंडिया में भी कुछ ब्रांचेस होंगी। इसकी इंडिया में जो ब्रांच थी वो तीनों प्रेसिडेंसीज में थी, यानी बीएमसी करके आप याद कर लो, बीएमसी, ठीक है, बीएमसी यानी कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, या तीन जगह इनकी ब्रांचेस थी। डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स टू चेंज, ठीक है, कि
प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और ब्रिटिशर्स को इन्फ्लुएंस करें टू मेक द चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। और 8वीं जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी काफ़ी पूछी जाती है, यह पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी। इसको बनाने वालों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है गोविंद रानडे का, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये कि पूना सार्वजनिक सभा से कौन इनमें से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो एमडी रानडे। और वैसे तीनों नाम याद रखने हैं, मैं आपको 2-3 बार यहाँ पे बोल देता हूँ। गोविंद रानडे, एस.एच. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. चिपलुंकर, गोविंद रानडे। गोविंद रानडे, एस.एच. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा ये पूना में इन्होंने बनाई। गोविंद रानडे वैसे भी पूना से थे, तो आप इस तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन और 9वीं ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया लीग। इंडिया लीग बनी 1875 में बाई शिशिर कुमार घोष। इनका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि इंडिया लीग काम नहीं, क्योंकि ये नेम थोड़ा सा कैची नेम है, तो मे भी शायद दे दे या जो भी है, फिर भी हमें करना तो है, आप ये समझ लो कि इंडिया लीग है 1875 में बनाई शिशिर कुमार घोष ने, टू मेंटेन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। टू मेंटेन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स द पीपल, ये इसका एम था, और इसको बनाया शिशिर कुमार घोष ने। 10वीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे जो पर्सन जुड़े हैं, जिन्होंने इसे फॉर्म किया, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो एस.एन. बनर्जी जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ भी क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा एसोसिएशन है, जैसे एक इंडियन सिविल सर्वेंट जुड़ा रहा है, अगर स्टेटमेंट बना के दे दिया, ठीक है। अब जब हम पढ़ ही रहे हैं तो बीपीएससी के केवल टीचर रिक्रूटमेंट के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, 69 बीपीएससी भी इसके साथ ही लगा हुआ है, और हिस्ट्री का वेटेज टीचर रिक्रूटमेंट में भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ भी हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 69 वाली जो आ रही, और आसपास कोई और एग्जाम है भी नहीं। तो अभी इसको अच्छे से निपटा लेते हैं हिस्ट्री को, और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी में भी मिल जाते हैं आपको, और लगभग 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से आराम से इसमें टीचर रिक्रूटमेंट में भी मिलने चाहिए 120 में से, ठीक है। और बाकी ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इससे हो रही है, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, जो भी हो एग्जाम, ठीक है। आप लोगों को पता चल ही जाएगा धीमे धीमे कि कैसी क्वालिटी में दे रहा हूँ। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने मिलकर बनाई, सिविल सर्वेंट थे ये, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बनी 1876 में, एम इनका था यूनिफाई पीपल, टू यूनिफाई पीपल, और ये जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन रखते थे, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली कहते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 11वीं हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये बनी 1885 में। ये बनाई किस लिए गई थी? बनाई गई थी मेनली टू अपोज द पॉलिसीज ऑफ द लिटन। लिटन क्या था कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मक्कार आया था एक बंदा, जिसने बहुत ज़्यादा इंडियंस की नाक में दम करके रख दिया था, चाहे वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो, चाहे आर्म्स एक्ट हो, ये सारे एक्ट इसी ने लेके आया था, ठीक है। अब क्या है कि फिर इसको जो फॉर्म किया वो 3 लोगों ने, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को मैंने इतनी बार बोल दिया इसको कि लोग ये याद हो जाए, और आप अपनी तरफ से भी थोड़े एफर्ट्स डाल लेना, 2 बार वीडियो को आप सुन लेंगे, उम्मीद है कि आपके दिमाग में बिल्कुल चिपक जानी चाहिए। फिर 12वीं जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लास्ट है, ये बनी है मद्रास महाजन सभा 1884 में। ये क्यों बनाई गई? एम क्या था इसका? टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द लोकल एसोसिएशन, कि मद्रास में भी बहुत सारे लोकल एसोसिएशन चल रहे होंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनी कौन सी? मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा किसके लिए? टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ लोकल एसोसिएशंस। इसके भी तीनों नेम बहुत, ये पी आनंद चार्लू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो देखो इसके 3 कौन कौन लोग हैं? वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, बी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू, वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, बी सुब्रमण्यम, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे अगला अच्छा सा कोई टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, जब इतना किया ही है तो क्यों ना इसे पहले आपको 2 मिनट में एक बार समरी रिवाइज और करा दी जाए, ठीक है। तो क्या है कि इसे आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब समझिए नेशनलिज्म क्या होता है? सेम पीपल सेम फीलिंग अमंग लार्जर पॉपुलेशन ऑफ एनी लैंडमास, यानी कि लैंडमास की रह रही पॉपुलेशन के लार्जर चंक के अंदर सेम फीलिंग का डेवलप हो जाना, ठीक है। और इंडिया में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1857 से पहले ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी टेरिटरीज एक्वायर कर ली थी, तो जो सेम पॉलिसी बना रहे थे वो बॉम्बे के लिए, मद्रास के लिए, बंगाल के लिए, तो वहाँ के पीपल को सेम इम्पैक्ट पड़ रहा था, ठीक है। अब उनसे कौन कौन इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट पड़ा किस पे? पीजेंट्स पे, क्योंकि मैंने मनी लैंडर परेशान कर रहे थे, ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे। आर्टिसंस, कॉटन महंगा कर दिया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, वो अपने फिनिश्ड गुड इंडिया में बेच ले रहे थे महंगे प्राइसेस पे, और आर्टिसंस को मेहनत वसूल नहीं हो रही थी, और ये खेती में जा रहा था, और खेती में जब जा रहा था तो खेती लिमिटेड है, आप समझ लो। और फिर क्या है कि फिर ये किसान बन जाता, तो किसान, फिर हमने बताया आपको पीजेंट, मनी लैंडर और ब्रिटिशर फिर दोनों मिलकर इसका शोषण कर रहे थे। फैक्ट्री वर्कर्स, इनकी डिमांड सप्रेस कर दी जाती, इनके लिए कोई लॉज वगैरह कुछ नहीं थे, इनकी कोई प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह कुछ भी, कोई कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर क्या है कि एलिट क्लासेस के किस तरह 1857 से पहले तो जो 1% लोग मैकॉले मिनट्स के तहत पढ़ाए गए वो ब्रिटिशर से भी ज़्यादा ब्रिटिश हो गए, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इवन 1857 की रिपोर्ट में भी, और अपना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। 1857 के बाद उन्हें वो थोड़ा सा जाके और उन्होंने एनालिसिस की पावर आ गई, और उन्होंने चेक किया कि सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ब्रिटेन में है, इंडिया में फैसिलिटीज़ नहीं है। इंडिया क्या है कि उस टाइम पे सेपरेट किंग्स के द्वारा रूल किया जाता था, ठीक है। सब अपने अपने आप को अलग अलग देश समझते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे बड़े भूभाग पे रूल किया, और फिर क्या है कि उन्होंने इसको जो है
सेम पॉलिसीज़ बनाया करते थे वो एक तरीके से, ठीक है, हर जगह पे तो सेम लोगों को इम्पैक्ट पड़ता था। अब क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या थे कि वो ही रूलर है, यानी कि लोगों को समझ आ रहा था कि यही रूलर है, वन रूलर, एक ही मतलब सारी कंट्री पे एक ही रूलर रूल कर रहा है, तो सेम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स सबके कॉमन एनिमी हो गए थे। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी वजह करती है कि उन्होंने लैंग्वेज बैरियर रिमूव कर दिया था, यानी इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। जब इंग्लिश को इन्होंने कंपलसरी कर दिया तो जो एलिट क्लास थी, चाहे वो बंगाल का हो, मद्रास का हो, या आपका जो है बॉम्बे का हो, कहीं का भी हो, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी उन बेचारों को छाप दे रहा था। तो इससे क्या था कि पीपल यूनिफाई हो रहे थे, और एजुकेटेड लोगों ने अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया और बताया कि हमारे जो पास्ट थे, मुगल रूलर्स रहे हों चाहे कोई भी रहे हों, उन्होंने इनसे काफ़ी अच्छा ज़्यादा बढ़िया तरीके से रूल किया है, और उन्होंने हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जितना इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने किया। और लोकल वर्नाकुलर्स में मैगजीन सबने लग गई थी, यूनिफाइंग पीपल, सेम फीलिंग आ गई। सबसे ज़्यादा याद हो गई थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में, हर जगह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इवन ट्रेन कंपार्टमेंट्स में से ब्रिटिशर्स के लिए अलग था, ओनली ब्रिटिशर्स जाएंगे, इसमें कोई इंडियंस नहीं जा सकता, इस तरीके से उन्होंने हद कर दी थी डिस्क्रिमिनेशन की ब्रिटिशर्स ने। इसके साथ ही हमने देखा कि कुछ कंट्रोवर्शियल एक्ट उन्होंने पास कर दिए थे, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, एल्बर्ट बिल, इन सारे इशूज़ ने क्या किया, पीपल को यूनिफाई किया। और जब यूनिफाई हुए तो उन्हें लगा कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने एसोसिएशन बनानी स्टार्ट की। एसोसिएशन बनी थी 12 टोटल एसोसिएशन है, उन्हें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। लैंड ओनर सोसाइटी बनी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, ये जमींदार के लिए थी सिर्फ। दूसरी बनी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, जॉर्ज थॉमसन का नाम इसमें जुड़ा है तो इंपॉर्टेंट है। एम क्या था, कलेक्ट इन्फो एक्चुअल अबाउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल। अब क्या हुआ कि ये दोनों लैंड ओनर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1851 में। अब क्या, जब बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता 1851 में बना, तो इनका एम था टू कन्वे इंडियन इश्यूज टू द ब्रिटिश, सजेस्टेड मेनी थिंग्स। और इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ सजेस्ट की थी वो 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजे गए थे, वो इन्हीं का सजेशन था 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जिसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। फोर्थ जो बनी वो डेक्कन एसोसिएशन थी। डेक्कन एसोसिएशन क्या था कि केवल इसकी ब्रांच था, एक्सपेंशन था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता का जो डेक्कन में गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। उसके बाद बना मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। मद्रास के लोगों ने सोचा कि जब कलकत्ता के लोग बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता बना के जो 1851 में उन्होंने बनाया है, जब वो अपनी बात ब्रिटिशर्स को पहुंचा रहे हैं, अपनी कन्वे कर रहे हैं इंडियन इश्यूज़ को, तो हम भी इश्यूज़ कन्वे करेंगे ब्रिटिशर्स को। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए मद्रास ब्रांच और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता। और छठा बना बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, तो बॉम्बे ब्रांच थी 1852 में इसकी, और एम था रिमाइंड द गवर्नमेंट अबाउट द सोशल इविल्स, सजेस्टेड द आइडिया ऑफ हैविंग इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से कि इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में लो, ये आइडिया इन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे भी, ठीक है। 1853 में ये तो सेंट्रल लेवल पे तो इससे आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोविंशियल लेवल पे भी बता रहे थे, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे दो तरीके से की आप समझ लीजिए लैंड चंक्स में बटा हुआ था इंडिया। एक तो प्रोविंसेस थे जहाँ पे ब्रिटेन का इनका अंग्रेजों का रूल चलता था, दूसरे थे आपके प्रिंसली स्टेट जहाँ पे वो छोटे मोटे राजा टाइप के लोग बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन वो चलते ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही थे, बस ब्रिटिशर्स ने उनको ऑक्यूपाई नहीं किया था अब तक। साथ में हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नेहरू जी ने बनाई लंदन में, लंदन से क्योंकि इंडिया ईस्ट में पड़ता है तो इस वजह से आप नाम याद रख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नेहरू जी ने इसकी 3 ब्रांचेस खोली गई। आप बीएमसी के नाम से याद रख सकते हैं, बीएमसी बॉम्बे मद्रास कलकत्ता। बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में इनकी 3 ब्रांचेस थी। डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स टू चेंज। 8वीं बनी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में गोविंद रानडे को एकदम चमक जाने चाहिए, और गोविंद रानडे चमक जाने के साथ ही आपको पूना सार्वजनिक सभा चमक जानी चाहिए। इसके साथ ही 2 नाम और जुड़े हुए हैं, एस.एच. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। एस.एच. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. चिपलुंकर, गोविंद रानडे। नौवीं थी इंडिया लीग, नौवीं है इंडिया लीग। नाम इसका थोड़ा एक अच्छी है तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना। 1875 में भाई शिशिर कुमार घोष, कोई खास काम नहीं। टू मेंटेन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, भाई चिकनी चुपड़ी बातें हैं, लेकिन ये आज लगता है कि चिकनी चुपड़ी बातें हैं, उस टाइम पे तो ऐसा करना भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, अवेयर नहीं थे, उन्हें मेंटेन करना भी काफ़ी टफ काम था। तो 10वीं है हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये बनी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो सिविल सर्वेंट थे, 1876 में बनी। एम था इनका यूनिफाई पीपल, और ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन रखते थे, दमदारी के साथ अपनी बात पेश करते थे। 11वीं बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। ये लिटन की पॉलिसीज को अपोज करने के लिए बनी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब। लिटन के कुछ हम कारनामे आपको अभी दिखाए थे, एक बार और उसके कारण दिखा देते। ये देखो लिटन की कंट्रोवर्सीज थी, आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है। बादशाह इस टाइम पे लिटन था, तो लिटन की पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए ही ये एसोसिएशन बनी थी। 12वीं हमारी मद्रास महाजन सभा 1884 में, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ लोकल एसोसिएशन। मद्रास में भी कुछ लोकल एसोसिएशन चल रहे होंगे, ठीक है, उनको उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते थे। बी राघवाचालू, पी आनंद चालू, बी सुब्रमण्यम, और पी आनंद चालू इसमें बहुत ज़्यादा कई बार पूछा भी गया है। तो ये किससे थे, तो मद्रास महाजन सभा से।